डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आईएएस। श्याम आईएएस में आप सबकी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष श्रृंखला का प्रोग्राम 2021 के इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर। हम क्योंकि 9 मई को एक यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा जिसका एग्ज़ाम है 9 मई को ईपीएफओ, इस एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे? इस पाठ्यक्रम को बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक नहीं देखा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार सिलेबस को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं लेकिन सिलेबस की जानकारी उनको नहीं होती है। सिलेबस को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से इंडियन इकोनॉमी पे डिस्कस करूंगा। आज जल्द ही लेकर आ रहा हूँ आपके बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर, और उसमें फ्रेमिंग करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा इंडियन इकोनॉमी में, और उस लेक्चर को कैसे हम लोग कवर करेंगे, किस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंडियन इकोनॉमी का जो चैप्टर है, और उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा उसको भी हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पूरा प्रयास करेंगे हम लोग इस श्रृंखला को कवर करने का। तो मेरा जहाँ तक कोशिश रहेगा, और इसके लिए देखिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, तो आइए चलिए हम लोग बता दूं आपको कि 100 प्रश्न होंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम, रिटन एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और ये 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, दूसरा फेज का एग्ज़ाम इंटरव्यू है, आपका साक्षात्कार होगा जो कि वह भी 100 नंबर का होगा। तो इसमें जो है वेटेज दोनों का है, इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम दोनों का, जिसमें आपको कवर करना है अच्छे ढंग से, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। तो आइए गाइस हम बताते हैं आपको। देखिए रिटन एग्जाम में आपका सबसे पहले सामान्य अंग्रेजी पूछेगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इतिहास में आपको बता दूं कि सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया है इसमें, इंडियन यानी आपको बिपिन चंद्रा की किताब को सिर्फ पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्रा की किताब। फिर इसके बाद वर्तमान घटनाओं और विकास संबंधी मुद्दे जो है, जो यानी करंट अफेयर्स का शामिल किया गया है। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। सामान्य लेखा सिद्धांत है, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून। ये सब मैं इकोनॉमी के अंतर्गत औद्योगिक संबंध और श्रम कानून भी आपको बता दूंगा। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के कुछ चीजें शामिल किए गए हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग का कुछ पोर्शन है, और मैथ का है। फिर इसमें है भारत में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी के बारे में इसमें जो है, क्योंकि आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसके बारे में भी मैं बात कर लूँ आपसे सब। फिर जो है इसके बारे में सिलेबस डिस्कस करूँ। अब कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, जो भविष्य निधि है उसमें आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है। तो ये बता दिए कि आपको कर्मचारी जो भविष्य निधि है, ये विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है भारत में। तो आप जो पीएफ, जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे किसी भी सर्विस में, तो आपका पीएफ अकाउंट बनता है। तो ये पीएफ अकाउंट इसी ईपीएफओ के द्वारा ही बनता है। ये वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 35 करोड़ खाते हैं, यानी 35 करोड़ लोग भारत में जॉब करते हैं। प्राइवेट, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनका भी पीएफ अकाउंट होता है, और जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग होते हैं उनका भी पीएफ अकाउंट होता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, जिसमें आप सर्विस में जाना है? तो जो ये सर्विस है पीएफओ की, वो क्या है इसको समझिए थोड़ा। यह है 15 नवंबर 1951 को, और कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ इसकी स्थापना की गई थी, कर्मचारी भविष्य निधि की। और इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला भी गया बाद में, और कर्मचारी भविष्य निधि बिल को संसद में 1952 की बिल संख्या 15 के रूप में लाया गया, ताकि कारखानों अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के भविष्य निधि की स्थापना के प्रावधान हो सके। तो ये दरअसल एक सिक्योरिटी है आपके लिए कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हैं, कॉरपोरेशन में हैं किसी, और या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये पीएफ अकाउंट आपके भविष्य की सुरक्षा करता है। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हैं या रिटायर्ड हो जाते हैं, तब आप यही अकाउंट जो है, जो आपकी बचत राशि है, यही बचत, इस पे ब्याज भी आपको मिलता है, यही राशि आपको क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसे आप कर्मचारी भविष्य निधि में प्रकट उपलब्ध अधिनियम 1952 के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसे सरकार, नियोक्ता तथा कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा शामिल किया जाता है।
केंद्रीय न्यासी बोर्ड संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी भविष्य निधि योजना है। एक पेंशन तथा एक बीमा योजना का प्रशासन करता है। ये ग्राहकों की संख्या तथा वित्तीय लेन देन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है। बोर्ड की सहायता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे देश भर में 137 विभिन्न संस्थानों पर कार्यालय हैं, के द्वारा किया जाता है। ये इसी सेवा में आपको जाना है। तो आइए गाइस, अब मैं इसके जो है सिलेबस के विस्तार में चर्चा करता हूँ आपसे। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ब्रिटिश एक्सटेंशन यानी बंगाल कर्नाटक युद्ध और मैसूर पर आक्रमण, ब्रिटिश विस्तार के साथ इसका टकराव, 3 एंग्लो मराठा युद्ध, विनिमय और पीठ का भारत अधिनियम, ब्रिटिश राज का यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका विस्तार आपको पढ़ना है। कि बंगाल में जैसे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, कर्नाटक के तीसरे युद्ध, मैसूर के युद्ध जो है ना, एंग्लो मराठा युद्ध, फिर इसके बाद किस तरीके से भारत में ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य स्थापित होता है, इस इतिहास को आपको समझना है। ब्रिटिश नियम का विरोध, 1857 का विद्रोह आपको पढ़ना है। इसके कारण चरित्र पाठ्यक्रम का परिणाम पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, जो छोटे छोटे आप समूह पढ़ते हैं 1857, जो बिपिन चंद्र की पुस्तक आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दिया हुआ इसमें, आप इसको जरूर पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके उदारवादी चरण, फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ भारत में 1905 के बाद, आर्थिक राष्ट्रवाद भारत में कैसे डेवलप हुआ, अतिवाद और विकास, कांग्रेस में फूट होती है 1907 में सूरत में, फिर विभाजन की नीति और नियम, कांग्रेस लीग संधि 1916 जो लखनऊ अधिवेशन है, इस सब को आपको विस्तार से डिस्कस करना है। फिर गांधी का विचार है, जनसंचार तकनीकी, खिलाफत आंदोलन आपको पढ़ना है, सविनय दल आज्ञा आंदोलन पढ़ना है, असहयोग आंदोलन पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारियों में एक और कतरा, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। ये विस्तार से सिलेबस है, आप इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करना है गाइस। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हुए हैं, पेपर हुए हैं, उनको भी मैं डिस्कस कराऊंगा, तो आप उनके चरित्र को भी समझने का प्रयास करें, उनका जो है फ्रेम समझने का प्रयास करें, किस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर इसके बाद आपको बता दूं, जो सामान्य अंग्रेजी कहा हुआ, इसमें कंप्रिहेंशन करना होगा आपको, यानी पैसेज पढ़ना है, उसका कंप्रिहेंशन करना है, वोकैबुलरी शुद्ध करना है, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया रहेगा आपका, फिर उसमें जो है पैसेज जैसे सेंटेंस देगा उसमें एरर ढूंढना रहेगा, फिर वह जो रिक्त स्थान भरने के लिए आता है उसको करना होगा, क्लोज टेस्ट है, और वाक्य पुनर्स्थापना, ये जो है कुछ अंग्रेजी के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फिर इसके बाद भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित बता दूं आपको को भारतीय संविधान और इसके ऐतिहासिक इसका डेवलपमेंट, फिर इसमें सुविधाएं क्या क्या संशोधन हुए हैं, संसद को पढ़ना आपको, राज्य विधानसभाओं के बारे में जानना है, इनके मूल संरचना, कार्य शक्तियां क्या है, विशेष अधिकार क्या है संसद के पास, आयोग से संबंधित मुद्दे और संघ राज्यों के कार्य, इसके बारे में आपको जानना है, उत्तरदायित्व जानना है, कमजोरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार की हैं, राज्यों के द्वारा जो योजनाएं इस तरह की चल रही हैं, और शासन के महत्वपूर्ण पहलू समझना आपको, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, क्षमता, नागरिक चार्टर्स, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और अन्य उपाय, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले आपको दिया है आर्थिक विकास और विकास, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा और परिभाषा, फिर उसके बाद संसाधनों का उपयोग और हस्तांतरण, वितरण प्रभाव, समष्टि और आर्थिक, सूक्ष्म आर्थिक नीति, सूक्ष्म स्थूल संतुलन, आर्थिक नीतियों का वितरणात्मक प्रभाव, समावेश, परिभाषा, प्रासंगिकता, प्रकार, वित्तीय समावेशन पढ़ना आपको। फिर इसके बाद इसमें फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, उसकी परिभाषा, उसके घटक को जानेंगे, फिर उसमें जो है बजट को समझेंगे, क्या उसमें प्राप्तियां, फिर व्यय को समझेंगे, राजस्व खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, किस तरह से इस पर व्यय होता है, विभिन्न तरह के जो बजटी घाटे हैं, और कर, टैक्सेशन को पढ़ना है, एक्सपेंडिचर को पढ़ना है, और ये सब हम लोग इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो औद्योगिक संबंध और लेबर लॉ है, इसको समझेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना है आपको, श्रम कानून, ट्रेड यूनियन अधिनियम पढ़ना आपको, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़ना है, हड़ताल और तालाबंदी पढ़ना है, औद्योगिक विवाद अधिनियम पढ़ना है, श्रम न्यायालय है, औद्योगिक न्यायाधिकरण है, श्रमिकों का मुआवजा है, अधिनियम
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सेवानिवृत्ति लाभ, उत्प्रवासन अधिनियम, असंगठित श्रम, महिला के लिए कानूनी श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत में श्रम संगठन। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर अनुप्रयोग से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि भौतिकी से कुछ सवाल होंगे और एसआई मात्रों को इकाइयाँ, गति, ध्वनि, प्रकाश, तरंग, ऊर्जा, विद्युत, जो कि हाई स्कूल लेवल स्तर का होता है। रसायन विज्ञान भी वही हाई स्कूल स्तर का ही आपको पूछेगा। पदार्थों का रासायनिक गुण के उपयोग, महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक नाम, प्लास्टर पेरिस आदि गैसों के गुण, शारीरिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भूतल रासायनिक विज्ञान, हृदय जीवन में रसायन का योगदान, ये सब जो है जैसे कि नमक आप यूज करते हैं, है ना। दैनिक जीवन में सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, जैसे कि मानव शरीर के अंगों के बारे में जानना है आपको, जानवर पौधों के में पोषण, रोग और उनके कारण, बैक्टीरिया, जीवन विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण दिलचस्प थी, ये सब जानना है। फिर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटा संरचना, कंप्यूटर नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर संगठन, तो ये जो सामान्य लुसेंट की सामान्य कंप्यूटर किताब आती है, इतना ही जानकारी आपके लिए प्राप्त होगा। भारत में सामाजिक जो इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है टाटा मैकग्रा-हिल की, उसको आपको पतली सी है, बहुत मोटी नहीं है, एक बार उसको देखना होगा थोड़ा सा। उसमें सोशल सिक्योरिटी का भी हालांकि पोर्शन है। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा का इतिहास, भारत में सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधान, असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नई सामाजिक योजनाएं, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा, विकलांगता लाभ, सामाजिक बीमा कवर, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी, तो ये पूरा इकोनॉमी में आएगा, ठीक है। तो इसको हम इकोनॉमी के थ्रू ही ये भी पोर्शन हम कवर करेंगे, आप इस पे हम मैं डिस्कस करूंगा। फिर राज्य के नृत्य निर्देशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, असंगठित क्षेत्रों के बीच का अंतर, ये देखिए पॉलिटी के थ्रू ही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कामगार मुआवजा अधिनियम 1930, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये जो विभिन्न अधिनियम इससे रिलेटेड हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे आपसे, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। फिर उसके बाद आता है करंट इशू, जो वर्तमान घटनाएं दैनिक वर्तमान मामलों को संदर्भित करती हैं परीक्षा दृष्टिकोण से। विकासात्मक मुद्दे, सरकार द्वारा तैयार की योजनाएं कानूनों तक ही सीमित रहते हैं ताकि। फिर उसके बाद सामान्य लेखा सिद्धांत इसमें कुछ है, जिसमें कि लेखांकन, विश्लेषण, रिकॉर्डिंग, लेन देन है, समायोजन है, जो कि लेखा से रिलेटेड है। फिर उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग है, सीटिंग अरेंजमेंट है, सीरीज के सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं, इसमें डायरेक्शन के सवाल आते हैं, सिलोजिज्म आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, पजल टेस्ट है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड इन्फेक्शन, डेटा सक्सेसिबिलिटी। इसके बाद मैथ में जो है इसमें है कि मात्रात्मक जैसे संख्या प्रणाली है, बीजगणित के उसूल है, HCM, LCM, एवरेज औसत है, मिश्रण दायित्व अनुपात, समानुपात है, द्विघात समीकरण है, साझेदारी है, प्रतिशत है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, समय, कार्य गति और दूरी, समस्या, युग, कैलेंडर, घड़ी, क्रम परिवर्तन, संयोजन। तो ये रहा आपका सिलेबस। इसको आप मेरे PDF भी मेरा अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पे आप जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए और अपने टेबल के सामने जो भी दीवार वगैरह है उस पर आप लगा लीजिएगा, रिपीट होगा। और सबसे अच्छी बात है गाइस कि ये पहली बार 481 पोस्ट, यानी इतनी ज़्यादा, और अभी पोस्ट बढ़ने की संभावना थी, 640 लगभग हो गई है। तो इतना ज़्यादा सीट कभी भी EPFO का नहीं आता है, एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप EPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है और आप इसको चांस नहीं गंवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करके अपना एक छोटा सा योगदान कर दीजिए गाइस। तो आज की क्लास ये सिलेबस के यहीं तक, फिर हम मिलते हैं इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।